हेलो एवरीवन, पार्ट 8 में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से। तो ठीक है, पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का, जो कि बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली जो प्रेगनेंसी है वो किस चीज़ से रिलेटेड होती है कि जब हमारा इम्प्लांटेशन हो जाता है ना, तो इम्प्लांटेशन जो मैं आपको एक बताया था कि इम्प्लांटेशन एक चीज़ होती है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था है ना यहाँ पर कि इम्प्लांटेशन होता है। तो दैट इम्प्लांटेशन इज बेसिकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एम्बेडिंग हो जाती है। ठीक है, अब उस एम्बेडिंग के बाद जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, इसके लिए ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए, है ना। तो वो एनर्जी कैसे आएगी? इम्प्लांटेशन के थ्रू। तो इम्प्लांटेशन जब हो जाता है तो कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसका नाम होता है प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटा जब बन जाता है तो इस प्लेसेंटा के थ्रू मदर की बॉडी से बहुत सारी चीज़ें जैसे कि फूड, है ना, और एंटीबॉडीज वगैरह ये सब लिए जाते हैं और फीटस की जो मतलब बेसिकली जो एम्ब्रियो की जो बॉडी डेवलप कर रही है उसको दिया जाता है। तो जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है उसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, कि भाई एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, वो फिर वो फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जिसके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, और फिर वो फाइनली एक बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये एक बात चल रही है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड क्रोनिक वेलाई। अभी क्रोनिक वेलाई क्या होता है? देखो यहाँ पर हमने ये पढ़ा हुआ है कि प्लेसेंटल वेलाई है। वेलाई का मतलब तो आप समझते होंगे, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ना, इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इस साइड पे हमारा ये प्रेजेंट है भैया एम्ब्रियो, इसका डेवलपमेंट चल रहा है ना, इनर सेल मास। और यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाएंगे। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पता है कहाँ है? ये यूट्रस में जाके एम्बेड हो गए। कहने का मतलब ये है कि देखो ये वाला पार्ट यहाँ से ऐसे इतना वाला, तो दिस इज द पार्ट, ये फीटस वाला पार्ट है, कि मतलब बेबी वाला पार्ट है। और इससे ऊपर ग्रीन लाइन से ऊपर यहाँ पे ये यूट्रस वाला पार्ट है। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये कहाँ जाके अंदर गड़ चुके हैं, यूट्रस में। तो मदर की बॉडी में जाके घुस चुके हैं। अब मदर का जो मदर की बॉडी जो है वो क्या काम करती है उसको भी देख लेते हैं। तो मदर की बॉडी इसके आसपास अपने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड कराती है यहाँ पर इस तरीके से, है ना। तो इसके बीच में भी थोड़ा बहुत आएगा, मैं एग्जैक्टली बना नहीं पा रहा क्योंकि मैंने गैप नहीं छोड़ा, लेकिन आप समझ गए कि इन फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर्स के बीच में भी आ जाएगा। तो दिस ये जो ब्लैक कलर का ये मदर की बॉडी से, यानी कि जो यूट्रस की जो आर्टरीज हैं, है ना, उनसे ब्लड आता है। और यहाँ पे ये जो हमारा ग्रीन कलर ले लेते हैं दोबारा से, ओके। और इन पर्टिकुलर जगह से हमारी जो जो फीटस है उसकी जो आर्टरीज वगैरह आ रही हैं, जो ब्लड वेसल्स आ रही हैं, वो है। तो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जाता है, गैसेस का एक्सचेंज होगा, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होगा, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सचेंज होगा। तो इस तरीके से एक ये वर्क करता है। ठीक है, तो क्रोनिक विलाई रेड वाला पोर्शन है, जो रेड वाली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है। तो क्रोनिक विलाई वो होता है। ठीक है, ओके, अब हम इसको हटा देते हैं। ओके, सो क्रोनिक विलाई विच आर सराउंडेड बाय द यूट्राइन टिश्यू, मैंने बताया अंदर धस जाती हैं तो यूट्राइन टिश्यू से सराउंड हो जाएंगी। एंड द मेटर्नल ब्लड, उसके बीच बीच में क्या होगा? मेटर्नल ब्लड, मतलब मदर की बॉडी का जो ब्लड है, मतलब मदर की बॉडी से जो मैं आर्टरीज ब्लैक कलर की भी बनाई थी, वो भी उसके आसपास से निकलेगा। बिल्कुल उससे उसके अंदर नहीं चला जाएगा, आसपास से निकलेगा। तो जो एक्सचेंज होगा बेसिकली वो एक प्रोसेस से होगा जिसका नाम होता है डिफ्यूजन। ये आपने पढ़ा ही है ना। कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम सब्सटेंसेस को मूव कराएंगे फ्रॉम वन पोर्शन टू द नेक्स्ट पोर्शन, इधर से उधर वो चला जाएगा, जो भी सामान है, जो भी पार्टिकल है बेसिकली। ओके, द क्रॉनिक villi एंड यूट्राइन टिश्यू जो होता है बिकम इंटरडिजिटेटेड। इंटरडिजिटेटेड का मतलब होता है कि एक अगर ऐसे है और दूसरा वाला लेट से ऐसे है, तो जो यूट्रस का जो टिश्यू होगा वो ऐसे हो जाएगा बिना टच करे। ठीक है, यहाँ पे टचिंग नहीं होगी, इस तरीके से। तो इंटरडिजिटेशन इस तरीके से हो जाएगा। तो डिजिट्स जो विलाई जो बन रहे हैं बेसिकली, वो एक दूसरे में इस तरीके से कैमरे में देख सकते हो, इस तरीके से हो जाएंगे, टच नहीं करेंगे बट इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन। तो इंटरडिजिटेटेड विद ईच अदर एंड ज्वाइंटली फॉर्म, और मिलकर के क्या बना देते हैं? एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट।
बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो जो कि फीटस हो गया और मैटरनल बॉडी जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो बनेगा बन के आएगा बेसिकली, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, द प्लेसेंटा फैसिलिटेट करता है किस चीज़ की, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और सप्लाई ऑक्सीजन करता है फीटस को, और फीटस से क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, दोनों बातें हैं, ठीक है। एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, एंड ऑल्सो द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आ गया देखो यहाँ पर, एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो ने जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसको रिमूव भी कर देगा। अब जो प्लेसेंटा होता है उसमें हम कह रहे हैं कि द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। मतलब यहाँ पर जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्लेसेंटा है, अब यहाँ पर एक अम्बिलिकल कॉर्ड होगी जो कि फीटस की नाभि से जुड़ी रहती है, पेट से जुड़ी रहती है, तो यहाँ पर ऐसे करके एक फीटस होगा जिससे जुड़ी हुई है, तो दिस इज योर अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो डॉक्टर्स, आप अपने सही सोच रहे हैं, जो थ्री इडियट्स मूवी में जो कट करा था, बोला था कि अम्बिलिकल कॉर्ड कट करो, है ना, तो वो यही कट करा था। यहाँ से इसको कट कर दिया जाता है, मतलब बेसिकली यहाँ पे भी कट कर दिया जाएगा यहाँ पे, और फिर उसको फोल्ड कर करके यहाँ पे क्लिप लगा के बंद कर देते हैं, बाद में वो ड्राई होके खुद ही हट जाती है न्यू बॉर्न बेबी के। तो वो जो क्लिप वगैरह लगाते हैं बेसिकली, है ना, न्यू बॉर्न बेबी में आपने देखा होगा, तो बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड को ड्राई ऑफ करने के लिए कि भाई ड्राई ऑफ हो जाए, तो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो, ओके। तो अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प्स इन इसकी तो वो फैसिलिटेट करता है कि प्लेसेंटा और फीटस के बीच में, तो प्लेसेंटा और फीटस, तो इफ यू आर टॉकिंग ऑफ प्लेसेंटा, यहाँ प्लेसेंटा हो गया वो स्ट्रक्चर इंटरडिजिटेशंस वाला, और हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा फीटस है। तो प्लेसेंटा और फीटस में देखो, प्लेसेंटा करता है यूट्राइन टिश्यू में और फीटस के बीच में, और उसके बाद हम कह रहे हैं कि प्लेसेंटा और फीटस के बीच में, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड करेगा, ओके। प्लेसेंटा जो होता है वो एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह से भी वर्क करता है। एंडोक्राइन कौन सा होता है, जो कि हार्मोन सिक्रिएट करता है, तो बेसिकली हम यही कहना चाह रहे हैं कि ये हार्मोन्स भी सिक्रिएट करता है, और जो हार्मोन्स, ये सेवरल हार्मोन्स जो सिक्रिएट करता है उसमें से एक है हमारा HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG नाम का हार्मोन है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लेसेंटा कब बनेगा, आफ्टर द इम्प्लांटेशन, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो जो हॉर्मोन्स अब लिखे हैं हमारी बुक में, ये वाले जो HCG, जो HPL हो गया, है ना, ये रिलैक्सन हो गया, ये कब सिक्रिएट होंगे, जब प्रेगनेंसी होगी, है ना। इसका मतलब जब प्लेसेंटा बनेगा, तो कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, हम ब्लड में HCG को टेस्ट कर सकते हैं, हम ब्लड में HPL को टेस्ट कर सकते हैं, हम ब्लड में रिलैक्सन को टेस्ट कर सकते हैं, बट मेनली हम HCG को टेस्ट करते हैं, ठीक है, ब्लड में। तो अगर HCG प्रेजेंट होता है ना, तो अगर HCG अगर प्रेजेंट है और उसका प्रेजेंस जो है वो 5 वैल्यू से ज़्यादा होता है, कभी कभी किसी किसी में ऐसा हो सकता है कि 1 से 2 वैल्यू जो होती है ना, 1 से 2 पर्टिकुलर वैल्यूज जो होती है हमारी ब्लड टेस्ट में, वो हो सकती है एक या दो, मतलब गलत आ सकता है। तो अगर इट इज़ मोर देन 5, सॉरी मोर देन, तो मोर देन 5 अगर आता है, लाइक 20 आता है, लाइक 40 आता है, या 120 के आसपास आता है, तो इसका मतलब देर इज अ प्रेगनेंसी। तो HCG नाम का जो हार्मोन है इसको टेस्ट करा जाता है, ठीक है, ब्लड में, अगर ब्लड का सैंपल ले रहे हैं। इनफैक्ट अभी पढ़ लेते हैं, फिर एक फैक्ट और बताता हूँ। तो प्लेसेंटा क्या सिक्रिएट करता है, HCG सिक्रिएट करता है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, जो कि अगेन प्लेसेंटा से रिलीज होता है। कुछ प्लेसेंटा एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, प्रोजेस्टोजेंस भी रिलीज करता है, और लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में वो रिलैक्सन नाम का हार्मोन भी सिक्रिएट करता है। अच्छा, अब मैं जो आपको बता रहा था कि जो प्रेगनेंसी किट होती है, फॉर एग्जांपल लाइक सबसे फेमस तो आजकल प्रेगा न्यूज़ चल रही है, तो प्रेगा न्यूज़ वाली जो होती है, तो ये क्या करते हैं, यूरिन बेस्ड होते हैं, यूरिन बेस्ड होता है कि जो HCG नाम का जो ये हार्मोन है, ये इतना ज़्यादा ब्लड में आ जाता है कि ये यूरिन के अंदर भी चला जाता है। तो अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी की अगर ऐसी पर्टिकुलर केस है कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसके यूरिन में हम क्या टेस्ट करते हैं, HCG नाम का हार्मोन जो होता है वो टेस्ट करते हैं, एंड इट इज़ गुड इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी, तो उससे पता लग जाता है। लेकिन अगर हमें फाइनल टेस्ट ही करना है तो ब्लड टेस्ट इज बेस्ट,
उसका ब्लड का एक सैंपल लेंगे मदर का, और उसमें हम HCG के लिए ब्लड टेस्ट करवाएंगे, और अगर उसमें ब्लड टेस्ट में HCG आ गया तो और लेवल अच्छा खासा आ रहा है, मोर देन 5 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, तो बेसिकली प्रेगनेंसी इज कंफर्म्ड। फिर उसके हिसाब से प्रेगनेंसी को देखा जाएगा। ओके, तो रिलैक्सिन इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय द ओवरी। ओवरी क्या रिलीज करेगा, फिर रिलैक्सन को भी रिलीज करता है ओवरी। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात देखो, यहाँ पे हमारी बुक में प्लेसेंटल विलाई दे रखा है। ये प्लेसेंटल विलाई और कुछ भी नहीं है, ये बता रखा है कि जो कोरियोनिक विलाई थी और प्लेसेंटा विलाई थी, तो उसमें से ये बता रखा है कि प्लेसेंटा की जो विलाई है, प्लेसेंटा की विलाई का मतलब क्या हो गया, यूट्रस के टिश्यूज, यूट्रस के विलाई और ट्रोफोब्लास्ट के जो कोरियोनिक विलाई थे, उन दोनों को मिला के बता रखा है कि ये प्लेसेंटल विलाई है। ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि हमने बताया कि भाई जो कनेक्शन रहता है बीच में, तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया। द कैविटी ऑफ द यूट्रस, मतलब कि यूट्राइन कैविटी। योग सैक, देखो योग सैक जो होता है वो हमारे ह्यूमंस में ना, वो बहुत ही लिटिल होता है, नाम मात्र का होता है, ठीक है। इसमें हमारी बुक में लेबल कर रखा है जरूर कि यहाँ पर देखो आप बहुत छोटा सा है ना। और ये रहा एम्ब्रियो। अच्छा, यहाँ पर जो ये जिस लिक्विड में है ना, जिस लिक्विड में ये जो फीटस होगा, जो एम्ब्रियो होगा जिसमें डूबा हुआ है, उस फ्लूइड का नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या नाम होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एमनियोटिक फ्लूइड। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये नेक्स्ट चैप्टर में काम आएगा, सो दैट्स वाई। तो इसका मतलब जो ये जो एम्ब्रियो है किसके अंदर डूबा हुआ है, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर डूबा हुआ है। ये इसलिए होता है ताकि अगर कोई भी जर्क लग जाए, कोई झटका लग जाए, तो ये लिक्विड जो है वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, लिक्विड जो होता है, ठीक है। एंड द प्लग ऑफ म्यूकस इन द सर्विक्स, यहाँ पे म्यूकस का प्लग बन जाता है, ठीक है, कि ताकि जो यूट्रस के अंदर का जो चेंजेस हैं कुछ भी, या कुछ भी अगर यूट्रस के अंदर हो रहा है तो वो बेसिकली यूट्रस के अंदर ही रहना चाहिए, एंड इट इज नॉट गोइंग टू कम आउट। तो ये म्यूकस यहाँ पे ब्लॉकेज की तरह से वर्क करता है कि कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, तो ब्लॉकेज और एक टाइटनेस सी बनाता है यूट्रस में कि सारा चीज जो है वो इंटैक्ट रहे, बंद रहे। ओके, अब आगे आते हैं। लेट अस रिमेंबर दैट द HCG जो होता है और जो HPL होता है एंड रिलैक्सिन जो नाम का हार्मोन हमने पढ़ा है, आर प्रोड्यूस्ड इन द वुमेन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो कि हमने अभी पढ़ा है ना। इन एडिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, the other levels of hormones like estrogen, progestins, cortisol, prolactin, thyroxine, इनके लेवल्स जो होते हैं वो मेटर्नल ब्लड में, मदर मदर की बॉडी में सेवरल फोल्ड्स का मतलब हो गया सेवरल टाइम्स, मतलब पहले अगर वैल्यू 1 थी तो वो अब लेट्स से 3 गुना हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, लाइक दैट। क्यों, क्योंकि अब नए टिश्यूज बन रहे हैं एम्ब्रियो के, एंड और मदर की बॉडी में बन रहे हैं, तो दैट्स व्हाई मदर की बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाता है टू सपोर्ट दैट, ठीक है। इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स इज एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, फीटल की ग्रोथ के लिए। मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो जो मदर की बॉडी होती है उसमें प्रेगनेंसी के टाइम पे मेटाबॉलिज्म बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। थायरॉक्स, थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग अलग हो जाती है, बिल्कुल बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे हॉर्मोन्स जो है थोड़े से अलग अलग पीक्स पकड़ने लगते हैं। उनके बारे में हम इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे, बस पता होना चाहिए कि बहुत अलग अलग हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। नाउ इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास ऑफ द एम्ब्रियो वो डिफ्रेंशिएट कर लेता है। जो इनर सेल मास हमने पढ़ा था ना, देखो यहाँ पर जो ये था इनर सेल मास है ना, इसकी बात कर रहा है, ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेता है। तो अब यहाँ पर एक जानने वाली बात है, जो इनर सेल मास है, अब वो क्या करेगा, वो ऑर्गन्स बनाएगा। क्या करेगा, ऑर्गन्स बनाएगा, ठीक है। बेसिकली पूरा बेबी बनाना है उसको, तो ऑर्गन बनाने के लिए या बॉडी पार्ट्स बनाने के लिए ये क्या करता है, इनर सेल मास डिवीजन ऑफ लेबर। क्या काम करता है, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब कि काम को डिवाइड कर लेता है। तो पहला काम, पहला डिवाइड मतलब क्या करेगा, ये टिश्यूज बनाएगा, टिश्यूज बनाएगा लेयर्स की फॉर्मेट में, मतलब अपने आप को डिवाइड कर लिया कि भाई मैं 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता हूँ, और जो पहला हिस्सा है वो ये चीज बनाएगा, सेकंड हिस्सा ये चीज बनाएगा, और थर्ड हिस्सा कुछ और बनाएगा। तो पहला वाला हिस्सा जो होता है, पहला वाला जो हिस्सा है बेसिकली उसको हम बोल रहे हैं एक्टोडर्म। ये सबसे ऊपर का लेयर हो, ऊपर की लेयर होती है, सबसे ऊपरी लेयर, ठीक है। उसके बाद सबसे बीच में मीजोडर्म, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, वही है ये। और लास्ट में होता है एंडोडर्म। ये डर्म का मतलब होता है लेयर,
तो एक्टो मीन्स आउटर, मीजो मीन्स मिडल, एंडो मीन्स इनर। तो जो एक्टोडर्म होता है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बताया था, जो एक्टोडर्म होता है वो हमारी स्किन बनाता है, वो हमारा न्यूरल टिश्यू बनाता है, नर्वस सिस्टम बेसिकली। तो इसका मतलब अगर एक्टोडर्म किसी का खराब हो गया, इनर सेल मास ने एक्टोडर्म बनाई थी लेकिन वो मान लीजिए खराब हो गई, तो उसका नर्वस सिस्टम, उसका स्किन और बाकी चीज़ जो ये बना रहा है वो सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो फॉर एग्जाम्पल नाउ जो मीजोडर्म है वो हमारा क्या बनाता है, मसल्स बनाता है, मसल्स। इवन कार्डिक मसल जो हार्ट की मसल्स हैं वो भी मीजोडर्म ही बनाता है। तो इस तरीके से ऐसे ही एंडोडर्म्स कुछ और इंटरनल पार्ट्स बनाएगा। तो द थिंग इज इंटरनल ऑर्गन्स के जो पार्ट्स अब जो बन रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स जो बनेंगे वो डिवाइडेड है कि कौन क्या बनाने वाला है। ठीक है, इस तरीके से। So the outer layer is called the ectoderm and the inner layer is called the endoderm. Mesoderm soon appears between the ectoderm and endoderm. इन दोनों के बीच में बहुत जल्दी ही हमें एक मीजोडर्म देखने को मिल जाती है जो कि फिर से अलग कुछ ना कुछ बनाएगी अलग से। ठीक है, नाउ दीज ये जो थ्री लेयर्स हैं गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स इन द अडल्ट्स। तो अडल्ट्स में यही तीन लेयर्स हैं बेसिकली जो ये सब कुछ बना रहे हैं। अडल्ट में नहीं, एक्चुअली एम्ब्रियो के अंदर जो भी बनना है वो भी यही बना रही है। ठीक है, नाउ इट नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर दैट इनर सेल मास कंटेन्स, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंटेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। मतलब इसके अंदर ना ये इनर सेल मास जो होते हैं उसके पास कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स, विच हैव द पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब होता है पावर, इनके पास पावर है या फिर एक कह सकते हो आप एक तरह की प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि किस चीज की, टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स। मतलब इनर सेल मास में से कुछ टुकड़ा अगर आपने निकाल लिया तो हम उसको बोल रहे हैं कि भाई ये स्टेम सेल्स हैं। अगर आप इन पर्टिकुलर स्टेम सेल्स को आप करते हो प्रिजर्व, क्या कर रहे हो, प्रिजर्व, क्या हमने तो बचा के रख लिया। अब आप इस प्रिजर्व सेल्स को पता क्या कर सकते हो, बाद में कभी यूज कर सकते हो, करीब बाद में। फॉर एग्जाम्पल लेट से आपने इनको प्रिजर्व करके रखा रखा और आपने इनको क्रायो प्रिजर्वेशन कर दिया, प्रिजर्वेशन कर दिया। क्रायो प्रिजर्वेशन मतलब -120 है ना, 128 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड नाइट्रोजन में आपने जो है लिक्विड नाइट्रोजन में इनको फ्रीज कर दिया, इन पर्टिकुलर स्टेम सेल्स को। नाउ व्हाट विल हैपन कि जैसे मान लीजिए वो पर्सन जो बेबी था वो बन गया अडल्ट, है ना, बड़ा हो गया। लेट्स से समहाउ उसका एक्सीडेंट में लेट्स से किडनी, या फिर किडनी भी छोड़ो, लिवर, फॉर एग्जांपल लिवर, लिवर जो है वो डैमेज हो गया। तो अब पता है साइंटिस्ट अगर उस पर्सन के पास पैसा भी है थोड़ा बहुत तो क्या करेंगे, स्टेम सेल्स को यूज करके उसका लिवर जो है, लिवर जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं। एंड नाउ उस न्यूली सिंथेसाइज लिवर को जो हमने लैब में बनाया होगा लिवर, उसको लिया और उस पर्सन के अंदर चेंज कर दिया। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन के अंदर मान लीजिए अगर स्क्रीन टूट गई तो वो नई स्क्रीन डाल देते हैं। अगर आपके फ़ोन के अंदर लेट से स्पीकर खराब हो गया वो नया स्पीकर डाल देते हैं। सिमिलरली वी आर सेइंग कि अगर किसी का लिवर खराब हो जाए तो भाई नया लिवर डाल दो। तो लेकिन वो नया लिवर जो है पुराना आपने निकाल दिया तो नया तो कहीं ना कहीं से लेके आओगे। तो उसमें हम कह रहे हैं कि स्टेम सेल्स से ले सकते हैं। ना आप में से कुछ सोच रहे होंगे किसी और से भी तो ले सकते हैं, वह ले सकते हैं, लेकिन अगेन ये इसको बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। मतलब इधर से लिया और दूसरी तरफ लगा दिया, किसी और बॉडी से लिया और इधर लगा दिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स ये होती हैं जो आप आगे पढ़ोगे चैप्टर में, कि बॉडी डिटेक्ट कर लेती है कि ये हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, मतलब हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं था और किसी और बॉडी का था, तो बॉडी डिटेक्ट कर पाती है। और जब वो ऐसे डिटेक्ट कर लेती है तो वो न्यूली लिवर जो आपने इंस्टॉल करा है बेसिकली उसको बॉडी रिजेक्ट करने लगती है, अंदर ही अंदर से सड़ाने लगती है। अब जब ऐसा होता है तो उस पर्सन की बॉडी अगेन लिवर के लिए लिवर के फंक्शंस जो है वो अफेक्ट होने लगते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी पे फर्क पड़ जाता है। एंड अगेन जो लिवर हमने लगाया था ना लगाने के हिसाब से ना लगाने वाला ही हो जाता है कि मैंने लगाया ना लगाया बराबर, लाइक दैट वो वाली कंडीशन आ जाती है। तो बॉडी ने रिजेक्ट जो कर दिया लिवर, वो कंडीशन ना आ जाए उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेम सेल्स का यूज करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ तक समझ में आया, अब आते हैं ये पार्ट पे। ये यहाँ पर बता रखा है कि जो हमारे जो बॉडी के जो मतलब जो डेवलपमेंट्स होते हैं किसी भी न्यूबॉर्न बेबी में, तो मंथ वाइज होते हैं। अब इसमें मंथ वाइज एक चीज समझनी है
कि एक तो ये 9 मंथ्स का होता है ह्यूमन बींग्स में। 9 मंथ्स का मतलब क्या हो गया, 270 दिन। 270 दिन, क्योंकि 9 × 30 डेज है ना, तो लगभग लगभग 270 दिन। अच्छा, तो ये जो 9 मंथ्स का टाइम पीरियड है, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कैसे कैसे, सॉरी, फर्स्ट टू थर्ड, पहले से 3, फिर 4 5 6, और फिर 7 8 9। तो ये जो 3 फर्स्ट 3 मंथ्स हैं, इनको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि पहला ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑब्वियसली। तो ये कौन सा हो गया, सेकंड ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर का मतलब 3 महीने एक साथ काउंट कर रहे हैं, उसको हम ट्राइमेस्टर बोलते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है। तीन मतलब 9 महीने जो है, इसको हमने ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया। अब पढ़ते हैं। अच्छा, एक लास्ट चीज और बता देता हूँ। ये 9 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है ह्यूमन बींग्स में अप्रोक्सीमेट टाइम है। किसी किसी का 8.5 मंथ्स में भी हो जाएगा, ठीक है। किसी किसी का 9.5 में होगा, तो अगेन अप्रोक्सीमेट टाइम नहीं है। अच्छा, एक और चीज इसी में इंक्लूडेड है एक्चुअली में, ये जो 9 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है हर एक एनिमल में अलग अलग होता है। और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है चैप्टर की स्टार्टिंग में, इसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। यही वो टाइम पीरियड है जिसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड, ठीक है। जिसमें जाइगोट से लेकर के पूरा जो डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, पूरा डेवलपमेंट जो होता है, उसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो अलग अलग ट्राइमेस्टर्स में, अलग अलग मंथ्स में क्या क्या होता है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर अबाउट 9 मंथ्स, gestation period. डू यू नो हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन द डॉग्स। तो ये कह रहे हैं कि डॉग्स में गेस्टेशन पीरियड कितना है, एलिफेंट्स में कितना है, कैट्स में कितना है, हर एक में अलग अलग होता है, ठीक है। ओके, फाइंड आउट, ये आप पता कर सकते हो, गूगल बाबा जिंदाबाद, है ना। ओके, नाउ इन ह्यूमन बींग्स में क्या कर सकते हैं, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि जो एम्ब्रियो है उसका दिल बन जाएगा, हार्ट इज फॉर्म्ड 1 मंथ बाद ही, ठीक है। 1 मंथ कंप्लीट हो जाए उसके बाद बनना शुरू हो जाए। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाई लिसनिंग टू द हार्ट साउंड्स केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। हालांकि आप अल्ट्रासाउंड्स के थ्रू भी सुन सकते हैं, लेकिन स्टेथोस्कोप जो होता है डॉक्टर्स का, उसके थ्रू भी सुना जा सकता है। बाई द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, अब देखो हमने पहले मंथ की बात करी थी, और हम कह रहे हैं कि सेकेंड मंथ का एंड होने वाला है और थर्ड मंथ शुरू होने वाला है, उसके बाद सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्स, मतलब कि हाथ पैर डेवलप हो जाते हैं, और डिजिट्स, डिजिट्स का मतलब होता है उंगलियां, तो हाथ और पैरों की उंगलियां भी डेवलप हो जाती हैं। बाई द एंड ऑफ द 12 वीक्स, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि 3 महीने बीत गए बेसिकली, तो 3 महीने के एंड पे मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं, ज़्यादातर ऑर्गन्स बन जाते हैं। पूरे एग्जैक्टली अच्छे से नहीं डेवलप होंगे, लेकिन वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। किसी किसी में लाइक फाइनल टच टाइप वो रह जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द लिम्स, मतलब कि जो हाथ पैर हैं, एंड द एक्सटर्नल जेनेटिलियन ऑर्गन्स, मतलब कि जो जेनेटिलियन ऑर्गन्स आपको पता ही है ह्यूमन बींग्स में, है ना। जैसे कि पेनिस हो गया, स्क्रोटम हो गया, है ना। और फीमेल्स में क्या हो गया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया में जो लेबियम वाला पार्ट है, वो सब आर वेल डेवलप्ड। तो यानी कि हम ये कह रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ द थर्ड वीक कोई अगर अच्छा डॉक्टर है तो वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता लगा सकता है कि इट इज मेल और फीमेल, लेकिन अगेन उस डॉक्टर को ये परमिशन नहीं है बाय द लॉ कि आप बता सको। क्यों, बिकॉज ऑफ फीमेल फीटिसाइड्स, है ना। कि अगर पता लग गया कि फीमेल है तो लोग क्या करते हैं, मार देते हैं फीमेल फीटस को। ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इस बच्चे पे हम पैसा लगाएंगे, है ना। वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं कि इस बच्चे पैसा लगाएंगे, फिर ये हमारी सेवा करेगा या नहीं करेगा, हमें पैसा कमा के देगा या नहीं देगा, है ना, देगी या नहीं देगी पैसा कमा के। तो वो चीज़ आ जाती है कि हम इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर एक दिन ये अपने घर चली जाएगी, तो उस बच्चे को इन्वेस्टमेंट पैसे से कंपेयर करने लगते हैं कि एक पे पैसा लगेगा, और एक जो है लड़का अगर हुआ तो उस पर पैसा जो लगाएंगे वो बुढ़ापे में काम तो आ जाएगा, वो रिटर्न भी देगा। तो रिटर्न वाली ये मतलब जो साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम ही है, उसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लगते हैं। ओके, तो उसकी वजह से फीमेल फीटिसाइड्स होती हैं। Now, the first movement of the fetus is and the appearance of hairs on the head
आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ। 5वें महीने से फीटस थोड़ा थोड़ा हलचल मदर की वूम में करने लगता है, ठीक है, और आपको थोड़े थोड़े हेयर्स ऑन द बॉडी भी दिखाई दे जाएंगे ऑब्वियसली अल्ट्रासाउंड में, है ना। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, यानी कि 6 महीने के बाद, द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर्स। पूरी की पूरी बॉडी पे थोड़े थोड़े हेयर्स आ जाएंगे, किसी की बॉडी पे थोड़े ज्यादा आएंगे, किसी की बॉडी पे थोड़े कम आएंगे, बट अगेन बेबी टू बेबी डिपेंड करेगा, है ना। जो आईलिड्स होती है वो सेपरेट हो जाएंगी। आईलिड्स का मतलब ये जो पलके होती हैं ऊपर वाली नीचे वाली, ये है ना, ये वाली आई लैशेज आर फॉर्म। आई लैशेज समझते हो, जो मतलब ये, सॉरी नॉट पलके, आई लिड्स का मतलब हो गया जो हमारी आंख के ऊपर की जो खाल होती है ऊपर नीचे की, आई लैशेज जो इसमें बाल होते हैं, ठीक है, वो वाले। Now, by the end of the 9 months of the pregnancy, the fetus is fully developed and is ready for the delivery। मतलब कि वो बच्चा जो है वो माँ के पेट से बाहर निकलने के लिए पूरा तैयार है। 9 मंथ्स में पूरे की पूरी बॉडी ऑर्गन्स बन जाते हैं। कहीं कहीं कुछ कुछ चीज़ें रह जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हम कुछ डिजीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ। ये चला ऐसे बता देता हूँ। ये पूरा का पूरा मतलब ऐसे समझना है आपको, जस्ट अ सेकेंड, पूरा का पूरा ऐसे समझना है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो ह्यूमन हार्ट है उसमें जो बेबी का जो हार्ट बन रहा है 9 महीने पूरे हो गए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो 4 चैम्बर्स हैं, ऊपर के 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स, कभी कभी क्या होता है बेटा, यहाँ पे ऑरिकल्स में ना, ऑरिकल्स के बीच में यहाँ पे एक होल रह जाता है जिसको हम बोलते हैं दिल में छेद है बेसिकली। तो वो यहीं पे दिल में छेद होता है, और ज़्यादातर केसेस में यहीं पर होगा, और कहीं कहीं किसी किसी केस में कहीं और भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यही होता है, ठीक है। तो अगर बच्चे के दिल में छेद है तो हम तो कह रहे हैं कि 9 मंथ्स में पूरा डेवलप हो जाएगा, यही हम बताना चाह रहे हैं। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें रह सकती है, ठीक है। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे जो एक होल होता है वो सबके होता है। होल जो दिल में छेद होता है वो सबके होता है, मतलब हमारे भी है, हर एक किसी के होता है, लेकिन ये बाद में भर जाता है। किसी किसी केस में ये नहीं भर पाया। क्यों नहीं भर पाया? बिकॉज ऑफ सम कोई जीन प्रॉपरली वर्क नहीं करी, ऐसा भी हो सकता है। तो वट एवर द रीजन में बी, बट द थिंग इज कि वो नहीं भरा। अब जब वो नहीं भरा तो उसके लिए फिर ऑपरेशन वगैरह करना पड़ता है ना, और उसको होल को आर्टिफिशियली भर दिया जाता है। तो ये है मेन बात। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंटरनल बॉडी ऑर्गन अच्छे से फॉर्म नहीं हुआ, इट इज पॉसिबल। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट पार्ट पे, दैट इज द पार्ट्यूरेशन एंड द लैक्टेशन। तो पार्ट्यूरेशन क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड बेसिकली। तो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ्स विच इज कॉल्ड द गेस्टेशन पीरियड, जो कि हमने पढ़ा। तो विगरस मतलब, विगरस मतलब होता है बहुत तेज, है ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉजेज एक्सपल्शन। एक्सपल्शन मतलब किसी चीज का बाहर निकलना, यानी कि डिलीवरी ऑफ द फीटस। तो फीटस जो होता है मदर के यूट्रस से बाहर आ जाता है, क्योंकि यूट्रस जो होता है बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस, यानी कि चाइल्ड बर्थ का जो ये प्रोसेस है, इसको पार्ट्यूरेशन बोलते हैं। पार्ट कर देते हैं, पार्ट मतलब मदर को अलग बच्चे को अलग, तो ये जो सेपरेशन वाला जो पार्ट हो गया इसको बोलते हैं पार्ट्यूरेशन। तो पार्ट्यूरेशन इज इंड्यूस्ड, मतलब स्टार्टिंग कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन। न्यूरो एंडोक्राइन मतलब, न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम, और एंडोक्राइन का मतलब हार्मोन। तो नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स मिलकर के काम करते हैं, तब जाके पार्ट्यूरेशन होता है, ठीक है। ओके, द सिग्नल। अब स्टार्टिंग कौन करेगा, कहाँ से कैसे पता लगेगा? देखो, एक तो जो पार्टीशन का सिग्नल जो है वो जो ओरिजिनेट होता है फुल्ली डेवलप्ड फीटस। बच्चा जब पूरा डेवलप हो जाएगा तो फीटस को तो सबसे पहले पता लगेगा कि बेबी डेवलप हो गया, एक तो वो। और प्लेसेंटा। तो जो प्लेसेंटा होता है और फुल्ली डेवलप्ड फीटस, ये दो चीजें हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये इंड्यूस करते हैं माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब यूट्रस को थोड़ा सा, माइल्ड का मतलब सॉफ्ट, है ना। तो जैसे गुनगुना पानी होता है उसको माइल्ड वार्म कहते हैं। तो माइल्ड का मतलब क्या होता है, बहुत हल्के से। तो छोटे छोटे से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करता है, जिसको हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। उस छोटे से माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन को फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कई बार क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि कौन प्रोड्यूस करता है, कौन इनिशिएट करता है। तो प्लेसेंटा एंड फुल्ली डेवलप्ड फीटस दोनों करते हैं। अगर एक ऑप्शन में लिखा हुआ है वो ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स करेगा। अब एक बार फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हुआ, अब स्टार्ट होगा एक पॉजिटिव फीडबैक का लूप। पॉजिटिव फीडबैक का लूप का मतलब क्या? देखो, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जैसे ही हुआ तो वो सिग्नल देगा
मेटर्नल मदर की बॉडी की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका जो पोस्टीरियर पार्ट है, मदर की पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर पार्ट है, उसको सिग्नल देगा कि भाई अब तुम क्या रिलीज करो, ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करो। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, और ज्यादा यूट्रस की जो मसल्स होती हैं, यूट्रस की जो मसल्स होती हैं उसमें विगरस कॉन्ट्रैक्शंस को करवाता है। उस विगरस कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से एक जो मदर की जो पिट्यूटरी है, उसको और एक सिग्नल मिलता है कि भाई जो ऑक्सीटोसिन था वो नॉर्मल था, आपने इंक्रीज करा, लेकिन अब केस ऐसा है कि आप उसको और बढ़ाओ, तो वो और बढ़ता है। और ऐसे बढ़ते 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 ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, एंड विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो इंक्रीज होते चले जाएंगे। सो किसी चीज की वैल्यू को अगर हम बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से उसकी वैल्यू फर्दर और बढ़ जाए अगर, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। किसी चीज की वैल्यू बढ़ाने पे अगर हमारा नर्वस सिस्टम ये कहे कि भाई ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसको घटाओ, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव, कि भाई फीडबैक जो है बढ़ाने का नहीं आया अब, क्योंकि पहले से बढ़ा हुआ है, अब इसको घटाने का आया, तो वो तो हो गया नेगेटिव। लेकिन किसी चीज की वैल्यू बढ़ी हुई है, उसको और बढ़ाने के लिए कह दिया, उसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, और करना है ये काम, तो पॉजिटिविटी। तो ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूट्राइन मसल्स एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, which turns which in turns stimulate further secretion of the oxytocin. Positive feedback loop चल गया। The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, वो कंटिन्यू होता रहता है, और ज्यादा सिक्रिएट होता रहता है, और ज्यादा विगरस कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, जिससे क्या होता है, रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, अल्टीमेटली इसके इसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एक्सपल्शन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। अभी बर्थ कैनाल क्या होता है बताया था ना मैंने, जो सर्विकल कैनाल है, सर्विकल कैनाल प्लस द वेजाइना, दोनों को मिला के क्या करते हैं, बर्थ कैनाल। क्योंकि यूट्रस है, देखो यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ कि ये रहा यूट्रस, तो यहाँ पे सर्विक्स हो गया, ये वाला पार्ट है ना, ये सर्विक्स हो गया, तो फीटस जो निकलेगा वो यहाँ से सर्विकल कैनाल, और नीचे यहाँ पे वेजाइना होगी, तो वेजाइना और सर्विक्स दोनों से निकलेगा। तो बर्थ जिस कैनाल से हो रहा है, जिस पाइपलाइन से बर्थ हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली बर्थ कैनाल, उससे पार्टिशन हो जाएगा। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. Placenta खुद डिटैच होके बाहर आ जाएगा, प्लेसेंटा। ठीक है, अच्छा, ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी? आर्टिफिशियल डिलीवरी, आर्टिफिशियली अगर मान लीजिए मदर थक गई है, तो उसका हमें अगर हमें सिजेरियन डिलीवरी यानी कि ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी अगर नहीं करानी, किसी को से नॉर्मल डिलीवरी करानी है, तो कौन से हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाएगा? आप सही समझे, ऑक्सीटोसिन का एक डोज दिया जा सकता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ द लास्ट थिंग, जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ऑफ द फीमेल, मतलब जो अभी अभी माँ बनी है, लेडी है ना, अंडर वो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो उसके प्रेगनेंसी में एक तो मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाते हैं, एंड इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। जो एंड ऑफ द प्रेगनेंसी मतलब जैसे जैसे दिन पास आते हैं, तो उन मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क का सिक्रीशन आ जाता है। पहले तो वो ग्लैंड्स बड़े होते हैं, बाद में उनके अंदर मिल्क भी आ जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। ठीक है, लैक्टेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क, और बेबी को दूध पिलाना, वो सब लैक्टेशन में आता है। नाउ दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न को फीड करने में हेल्प करता है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम। ये कोलेस्ट्रॉम की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये येलोइश होता है, ये येलोइश होता है, आफ्टर फ्यू डेज वो वाइटिश हो जाएगा, सफेदी सफेद सा हो जाएगा, लेकिन इनिशियल शुरुआती दिन में जो एक कोलेस्ट्रम होता है, वो जो मतलब गाढ़ा सा और येलोइश जो मिल्क निकलता है, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडी, उसके अंदर सेवरल एंटीबॉडीज है, एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज, और न्यू बॉर्न बेबीज को डिजीज को फाइट करने में हेल्प करता है। ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि बेसिकली lactation during the initial period of infant growth is recommended by the doctors for bringing up a healthy baby। recommended किया जाता है कि 6 months तक केवल और केवल माँ का दूध ही पिलाएं, पानी भी ना दें, है ना। सो दैट्स पॉइंट। ओके, तो बैटरी लो है। ओके, सो दिस फिनिशेस आवर चैप्टर। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क, आप वो पूछ सकते हैं।
ठीक है, ओके, इट इज कनेक्टेड, हाँ ठीक है। ओके, अब एक चीज और समरी बची हुई है, मैं समरी भी पढ़ देता हूँ कि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, ये तो हमें पता ही, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, विविपेरस होते हैं, मतलब बच्चे को जन्म देते हैं, है ना। द मेल reproductive system is composed of pair of testes, the females, the sorry, the male sex accessory duct and the accessory glands, जो कि हमने पढ़े सेमिनल वेसिकल वगैरह, है ना। Okay, external genitalia. Each testis has about 250 compartments called the testicular lobules. ये हमने पढ़ा हुआ है. And each lobule contain 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. Each seminiferous tubule is lined inside by the spermatogonia and Sertoli cells. Sustentacular cells भी बोलते हैं इसको, है ना, हमने पढ़ा था. The spermatogonia undergoes meiotic divisions leading to the sperm formation, while Sertoli cells provide nutrition to the dividing germ cells. ठीक है. The Leydig cells outside the seminiferous tubule synthesize and secrete testicular hormone called androgens. The male external genitalia is called penis. The female reproductive system consists of a pair of ovaries, a pair of oviduct, a uterus, a vagina, external genitalia, and a pair of mammary glands. The ovaries produce the female gamete ovum and some steroid hormones, जो कि हो गए ovarian hormones. Now, ovarian follicles in the different stages of development are embedded in the stroma. The oviducts, uterus, and the vagina are the female accessory ducts. The uterus has 3 layers, namely the perimetrium, myometrium and the endometrium. अच्छा, जो हमने भी पढ़ा ना कि कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन कौन करेगा? स्मूथ मसल्स कौन करेगा? देखो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन करेगा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स में, तो यहाँ पे जो हमने कॉन्ट्रैक्शंस पढ़ा है, तो कॉन्ट्रैक्शंस कौन करेगा? यूट्रस की कौन सी लेयर? मायोमेट्रियम. तो ऑक्सीटोसिन किस पर एक्ट करेगा? मायोमेट्रियम पे एक्ट करता है, ठीक है, याद रखना. Okay, the female external genitalia includes mons pubis, labia majora, labia minora, hymen, and clitoris. The mammary glands are one of the female secondary sexual characteristics. ये important है, ये वाली line. The mammary glands are one of the female secondary sexual characteristics. ये actually में नीट में पूछा गया एक बार. Now, the spermatogenesis results in the formation of the sperms that are transported by the male sex accessory ducts. A normal human sperm is composed of the head, neck, middle piece, and the tail. 4 parts. The process of formation of mature female gametes is called oogenesis. The reproductive cycle of the female primates is called the menstrual cycle. The menstrual cycle starts only after attaining the sexual maturity, maturation, yani puberty. During ovulation, only one ovum is released per menstrual cycle. The cyclic changes in the ovary and the uterus during the menstrual cycle are induced by the changes in the levels of the pituitary and ovarian hormone. Basically, LH, FSH, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है. After coitus, the sperms are transported to the ampulla where the sperm fertilizes the ovum, leading to the formation of the diploid zygote. The presence of X and Y chromosome in the sperm determine the sex of the baby. ये हमें पढ़ा है ना, sex determination में. The zygote undergoes repeated meiotic division to form the blastocyst. ये भी हमने पढ़ा है, cleavage के थ्रू बनता है, which is implanted in the uterus, resulting in the pregnancy. After nine months of the delivery, the fully developed fetus is ready for the delivery. The process of childbirth is called parturition, which is induced by the complex neuroendocrine mechanism involved cortisol, estrogen, oxytocin. The mammary glands differentiate during the pregnancy and secrete milk after birth. The newborn baby is fed by the mother lactation during the initial few days of growth, initial few months of growth. अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं हम? इस लैक्टेशन वाले में एक टर्म आता है मिल्क इजेक्शन. जैसे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स था, एक ऐसे ही मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो एक सक करके, मतलब निपल्स, मदर की जो मैमरी ग्लैंड्स हैं उनके जो निपल्स होते हैं, मदर के जो निपल्स होते हैं उसको सक करके एक रिफ्लेक्स बनाता है, रिफ्लेक्स बनाता है, मतलब कि मदर के पिट्यूटरी को सिग्नल देगा. तो जो सकिंग प्रेशर बनाता है, तो उसकी वजह से मदर की पिट्यूटरी को एक सिग्नल हो जाता है कि भाई जो न्यू बॉर्न बेबी है वो मिल्क पीना चाह रहा है. तो मदर का जो ये ऑक्सीटोसिन वाला, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला जो ऑक्सीटोसिन वाला जो पार्ट है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा
मेमोरी ग्लैंड्स पे काम करेगा, मेमोरी ग्लैंड्स के अराउंड जो स्मूथ मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जो मिल्क है मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर वो बाहर आएगा, और इस रिफ्लेक्स की वजह से जो 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 मिल्क है वो ऊज आउट हो जाएगा। ऊज आउट का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर है उसमें से अगर कोई चीज़ बाहर निकल रही है उसको ऊज आउट करना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मिल्क ऊज आउट होगा, तो किस रिफ्लेक्स के वजह से होगा, उस रिफ्लेक्स का नाम है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसमें हार्मोन अगेन इस वाले उसमें भी हार्मोन कौन रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबल है, एंड ऑक्सीटोसिन जो हमने पढ़ा अभी भी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स उसमें भी ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, सो दैट्स इट। इफ यू डू हैव एनी कमेंट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, है ना, आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व देम।